हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा माइनर का पासपोर्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और आप उसके साथ कहीं विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको उसका पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन माइनर का पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ एनेक्जर्स हैं जो आपको भरने होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस इन डिटेल आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। गूगल में हम टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। तो जैसे आप पासपोर्ट सेवा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पहली वेबसाइट आ जाएगी www.passportindiagorment.in। तो ये आपकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसको आप क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि हम फर्स्ट यूज़र हैं तो ये दो ऑप्शन आ रखे हैं, लॉगिन का और रजिस्टर का। तो हम पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा ये। तो इसमें पहले दो ऑप्शन आते हैं, सीपीवी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। हम पासपोर्ट ऑफिस क्लिक करेंगे। सीपीवी दिल्ली वो सिलेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या डिप्लोमेट्स होते हैं। नॉर्मल सभी लोग पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसका सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि आपको पासपोर्ट ऑफिस का ऑफिस सेलेक्ट करना है कि आपका ऑफिस क्या है। तो हम ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। ऑफिस में आप जोन सा भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करोगे, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं दिल्ली में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आपका ऑप्शन जाता है फुल नेम एंटर करने का। तो इस फुल नेम को एंटर करते समय आप ध्यान रखेंगे तो आप इसमें कोई भी मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, प्रोफेसर कोई भी इनिशियल्स नहीं डालेंगे। बाद आप एक ईमेल आईडी डालेंगे। तो मैं दोनों एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। ईमेल आईडी डालने के बाद एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू यूज एज अ लॉगिन आईडी सेम एज योर ईमेल आईडी। मतलब आप जो पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जो लॉगिन आईडी यूज़ करोगे आप सेम एज अपनी ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हो। तो आप इसे येस कर लेंगे, हाँ मैं सेम यूज़ करना चाहता हूँ। इसको येस करने के बाद आप बस एक बार चेक कर लीजिए कि ये आईडी अवेलेबल है यूज़ करने के लिए या नहीं। तो हम ये चेक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है कि लॉगिन आईडी आप यूज़ कर सकते हैं सेम। इसके बाद हम एक पासवर्ड सेट करेंगे। जैसे हम पासवर्ड सेट करने जाएंगे इसमें आता है कि आपको कम से कम कोई ना कोई इसमें डिजिट होनी चाहिए, कोई स्मॉल केस होना चाहिए कैरेक्टर का, कोई अपर केस होना चाहिए और कम से कम 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो इसको मैं एक सेट कर लेता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका साइन अप का। तो हम साइन अप कर लेंगे। जैसे हम साइन अप करेंगे तो हमारे पास ये ओटीपी आ जाएगा जो कि हमारी ईमेल आईडी पे आया होगा। हम इसको ओटीपी डालेंगे और अपना कंप्लीट साइन अप करेंगे। तो हमारा यहाँ साइन अप हो चुका है। साइन अप करने का जो भी हमने ईमेल आईडी बनाई थी वो हम ईमेल आईडी इसकी लॉगिन आईडी इसमें ऐड करेंगे। ईमेल आईडी ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन पासवर्ड डालने का। हम पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। आ जाता है फ्रेश पासपोर्ट एंड रीशू पासपोर्ट, हम इसे क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करते ही एक ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट है तो आप उसका ऐड करेंगे नंबर और उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो हम स्किप फॉर नाउ कर लेते हैं। तो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। हम नेक्स्ट कर लेंगे। सो पहला स्टेप चालू हो जाता है। पहले स्टेप में अपने को टाइप ऑफ पासपोर्ट करना है कि हमें किस टाइप का पासपोर्ट चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आता है फ्रेश पासपोर्ट। तो अगर हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं, तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं। अगर जब हम नॉर्मल करते हैं तो हमारी फ़ीस 1500 लगती है, तत्काल में हमारी फ़ीस 3500 लगती है। लेकिन तत्काल में आपका पासपोर्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है, 3 से 5 दिन के बीच में आपका पासपोर्ट आ जाता है। अगर आप चाहते हैं तत्काल में कैसे अप्लाई करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मल करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है आपके पास टाइप ऑफ पासबुक। पहला ऑप्शन आता है 36 पेजेस। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है, जो भी आपकी पेज फीस थी 1500 वही लगेगी। सेकेंड आपका आता है 60 पेजेस। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपके 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं। तो अभी हम 36 पेज की सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेकंड आ गया है हमारे पास एप्लीकेशन डिटेल्स। एप्लीकेशन डिटेल में सबसे पहले आप नाम ऐड करेंगे। अगर आपका बड़ा नाम है जैसे कि राम किशन गुप्ता तो राम किशन फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपका इसमें आ जाएगा गिवन नेम में, और आपका सरनेम आ जाएगा इसमें। तो अगर आपका छोटा नाम है जैसे राम गुप्ता तो राम आ जाएगा आपके गिवन नेम में और गुप्ता आ जाएगा आपके सरनेम में। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा जेंडर सेलेक्ट करने का। जो भी आपका जेंडर है, मतलब जिस बच्चे का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो जेंडर है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद उसका कोई एलियास नेम है, मतलब कोई नेम है जो डॉक्यूमेंटेड है उसका पेट नेम। अगर ऐसा कुछ है तो आप यस कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप नो कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर उसका नाम कभी बच्चे का नाम कभी चेंज हुआ है तो हम यस कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका नाम कभी पहले चेंज नहीं हुआ तो नो कर लेंगे। हमारे केस में नो है, हम नो कर लेते हैं। उसके हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ बच्चे की। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा,
आपको 10 साल के लिए बनवाना है या 5 साल के लिए बनवाना है। ये आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके बच्चे की एज 15 साल से 18 साल के बीच में है तभी ऑप्शन आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी बच्चे की एज 15 साल से कम है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 5 साल का ही पासपोर्ट क्रिएट होता है। अगर 15 साल 18 साल के बीच में है तभी ऑप्शन आता है कि आपको 10 साल के लिए बनवाना है या 5 साल के लिए बनवाना है टिल द एज ऑफ 18। इसका मतलब है या तो 5 साल के लिए बनेगा या जब तक बनेगा जब तक उसकी बच्चे की एज 18 साल नहीं हो जाती। इस केस में अगर आपका पासपोर्ट 5 साल के लिए बनता है तो फीस थोड़ी सी कम लगती है, जो कि है 1000 रुपये। अगर 10 साल के लिए बनवाते हो तो फीस नॉर्मल फीस लेगी, जो कि है 1500 रुपये। तो हम नीचे सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इज़ योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो इंडिया से बाहर हुआ है, तो ऐसा नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ बर्थ, कि जो बच्चे का बर्थ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, किसी विलेज में, टाउन में, सिटी में है तो हम उसका नाम देना है। को भरने से पहले आप चेक कर लीजिएगा आपके डॉक्यूमेंट में, जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप इसको ऐड करेंगे तो उसमें उसका एग्जैक्ट क्या बर्थ ऑफ प्लेस है वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट करने का स्टेट। तो हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं जिस स्टेट में हम हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद मेटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेते हैं, बच्चा है तो सिंगल ही होगा। उसके बाद उसकी सिटीजनशिप उसको कैसे मिली है, तो सिटीजनशिप बाय बर्थ मिली है तो हम बाय बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पैन कार्ड, जो भी बच्चे का पैन कार्ड अगर बना हुआ है तो आप पैन कार्ड यहाँ पे ऐड कीजिए। वोटर आईडी कार्ड होगा नहीं तो ये ऐसे ब्लैंक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप बच्चे की स्टूडेंट होगी तो हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन, अगर बच्चे के पेरेंट अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो हम उसे येस कर लेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो हम इसे नो कर लेंगे। मेरे केस में बच्चे के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो हम इसे नो कर लेते हैं। उसका था एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि बच्चा कहाँ तक का पढ़ा हुआ है। अगर बच्चा 10th पास है या 10th पास से ऊपर का है तो जो आपको उसका पासपोर्ट मिलेगा वो नॉन ईसीआर मिलेगा। अगर बच्चे का जो एजुकेशन है वो 10th से कम है, इसका मतलब 7th या 7th से कम है या 8th और 9th है, तो इस केस में उसका पासपोर्ट जो होगा उसमें ईसीआर मेंशन होएगा। जो ईसीआर होता है, ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, मतलब जब भी वो बच्चा कहीं बाहर जाएगा तो उसका इमिग्रेशन चेक होगा कि उसको किसी जबरदस्ती तो नहीं भेजा जा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चेक होता है। तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। इसमें एक होता है कि इवन दो उसकी एजुकेशन 10 से कम है, लेकिन आप जो उनके पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पास पासपोर्ट है और उनका पासपोर्ट नॉन ईसीआर का है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, हम क्लिक चेक करेंगे तो आप पेरेंट्स का पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। इस केस में जो आपको बच्चे का पासपोर्ट मिलेगा वो भी नॉन ईसीआर की कैटेगरी का ही मिलेगा। तो अभी मैंने 10th पास किया तो ऑटोमेटिकली इस पर येस आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, अगर बच्चे की कोई मार्क है ऐसा जिससे उसको पहचाना जा सकता है, अगर ऐसा है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, अगर आप डालना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड, तो बच्चे का जो भी आधार कार्ड है उसका नंबर आप ऐड कीजिए। आधार नंबर करने के बाद हम या एग्री के लिए यस करेंगे कि हम एग्री करते हैं, जो भी आधार कार्ड है आप यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्रिएट हो जाएगा, इसको आप प्लीज़ सेव कर लीजिए, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी बाद में। फिर ऑप्शन आ जाता है आपका फादर का नाम ऐड करने का, जो भी फादर का नाम है वो आप गिवन नेम में डालेंगे, सरनेम में डालेंगे। सेम एज मदर का नाम का ऑप्शन है, जो भी मदर का नाम है इसमें डालेंगे, उनका सरनेम के ऑप्शन डालेंगे। फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आ जाता है पासपोर्ट ऐप डालने का। अगर फादर के पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर डालिए, अगर मदर के पास पासपोर्ट है तो मदर का नंबर डालिए। इस केस में क्या फ़ायदा होता है, अगर पेरेंट्स के पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट नंबर डालिए, इसका फ़ायदा होता है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन की नीड नहीं होती है। जब भी बच्चे का पासपोर्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन की नीड नहीं होगी, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि जो फादर या गार्जियन है उनकी नेशनलिटी इंडियन है या नहीं। अगर नेशनलिटी इंडियन नहीं है तो जहाँ की नेशनलिटी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारे केस में नेशनलिटी इंडियन ही है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, सिर्फ पासपोर्ट डालेंगे अपने फादर का और मदर का, उनका नाम डालेंगे। ये सारी डिटेल डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस डिटेल डालने का, हम इसमें एड्रेस की डिटेल डालेंगे। एड्रेस में सबसे पहला ऑप्शन जाता है इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है तो हम इसे नो कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर है अपना हाउस नंबर आप ऐड कीजिए। हाउस नंबर के बाद
आप अपना जो भी आपकी सिटी है, टाउन है, उसका नाम ऐड कीजिए, उसके बाद आप पिन कोड ऐड कीजिए। जैसे आप पिन कोड ऐड कर लेंगे तो आगे के इनेबल हो जाएंगे ऑप्शंस। इसमें आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है आपके पास। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आपको विदाउट कंट्री कोड डालना है, आपको कोई भी +91 नहीं डालना है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालना है। नंबर के बाद आपको जो कि आपका टेलीफोन नंबर आपके पास है तो वो डाल दीजिए, उसके बाद आप ईमेल आई डाल दीजिए। ये सारी डिटेल भरने के नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इज़ योर परमानेंट एड्रेस इज़ अवेलेबल। मोस्टली केस में ये येस होता है कि आपका परमानेंट एड्रेस कोई ना कोई है, तो हम येस कर लेंगे। येस करने के बाद आपका आता है कि आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है या नहीं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो हम इसे नो कर लेंगे और उसकी डिटेल्स डाल देंगे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा। लेकिन अगर आपका एड्रेस सेम है तो हम येस कर लेंगे। येस करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। बट आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालिए इसका ध्यान रखिएगा, अगर पुलिस वेरिफिकेशन की नीड होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका 99.99% प्रेजेंट एड्रेस पे ही आता है। कुछ केसेस में अगर पुलिस वाले को कुछ डाउट होता है तो आपके परमानेंट एड्रेस पे जाकर भी वेरिफिकेशन की जा सकती है, बट मोस्टली केसेस में आपके प्रेजेंट एड्रेस में ही पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर आप कहीं विदेश गए हैं और किसी वजह से आपके किसी पर्सन को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है तो सबसे पहले आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो भी नंबर दिया होगा उस पर्सन को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये डिटेल्स आप जो भी डालेंगे बिल्कुल ठीक से डालिएगा। ये सारी डिटेल डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रीवियस पासपोर्ट का। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसके जवाब आपको हाँ या ना में देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डू यू हैव होल्डिंग एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट वो होते हैं जो अगर तिब्बतन लोग हैं या कोई स्टेटस लोग हैं उनको मिलता है, नॉर्मल लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती है, तो हम नो कर लेंगे। सेम एज आता है कि आपके पास कभी कोई डिप्लोमेट पासपोर्ट रहा है क्या, उसको भी आप नो कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपने पासपोर्ट पहले अप्लाई किया है बट वो नहीं इशू हुआ है, ऐसा कुछ केस हुआ है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको भी नो कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है अदर डिटेल्स। इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं, मोस्टली सारे रिलेटेड पुलिस और कोर्ट से रिलेटेड हैं, कि जिसका आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई पहले से कोई केस तो नहीं चल रहा है, कुछ पुलिस ने उनको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रखा है कि आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसा कोई भी केस है तो आप उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सारे जो भी पॉइंट्स हैं इनको पढ़िए और उनको येस या नो में अपना टिक कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी नॉर्मल इंसान का अगर कोई किसी का कोई केस नहीं है, कोई कोर्ट नहीं गया, कोई उनका कोई पेंडिंग केस नहीं चल रहा है जिसमें जज ने बोला हो कि आप बाहर नहीं जा सकते या पुलिस ने बोला हो कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो उसमें आपको यस करना पड़ेगा। 19% हर एक उसमें आप नो करेंगे। मैंने सभी ऑप्शंस में नो कर दिया है। हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते ही हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाता है पासपोर्ट प्रीव्यू का। यहाँ पे हमने जो भी हमारा पासपोर्ट है इसको हम प्रीव्यू करेंगे। तो ये हमारा पहला पेज है, इसको हम चेक कर लेंगे कि सारी डिटेल्स सही है या नहीं। सबसे पहले आपका उपनाम आता है, सरनेम आता है, उसके बाद आपका गिवन नेम आता है जो भी आपने नाम दिया होगा। तो ये ऐसे ही होता है, पहले सरनेम आएगा फिर आपका नाम आएगा। आप ये मत कीजिएगा कि आपने कुछ गलत कर दिया है। इसके बाद आपकी नेशनैलिटी आएगी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ आएगा और आपकी डेट आएगी। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन की फ़ोटो, एप्लीकेंट का सिग्नेचर नहीं आता है क्योंकि जब आप भी विजिट करते हैं किसी पासपोर्ट ऑफिस में वहीं पे डीएसएलआर से आपकी फ़ोटो खींची जाती है, वहीं से आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, वो यहाँ पे ऐड होते हैं। पहले होता था कि हम अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर ऐड करते थे, अपलोड करते थे, बट वो फीचर अब हट गया है। अब उससे नहीं होता, डायरेक्टली आप पासपोर्ट ऑफिस जब जाते हैं तभी आपकी फ़ोटो खींची जाती है और सिग्नेचर लिया जाता है। तो हम सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। इसके बाद हम सेकंड पेज चेक करेंगे सब सही है या नहीं। तो हमने सेकंड पेज खोल लिया है। सेकंड पेज में आपका पेरेंट का नाम आएगा, जो भी आपके पेरेंट के नाम है वो चेक लीजिएगा सब कुछ सही है नहीं, स्पेलिंग ठीक से है या नहीं। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा कि एड्रेस सही है या नहीं। सब डिटेल्स अगर आपकी सही हैं तो हम एग्री कर देंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आपकी कुछ भी डिटेल्स गलत होती है या मिसमैच होती है आपके डॉक्यूमेंट से तो आप बैक जाके उनको ठीक कीजिए, देन आप वापस यहाँ पे आइए। हमारी सारी डिटेल्स ठीक है, हम सेव नेक्स्ट कर लेते हैं। सेव नेक्स्ट करने के बाद आ जाएगा हमारा डिटेल वेरिफिकेशन का। डिटेल्स भरी हैं उसके रेस्पेक्ट में हम डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लेके जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। हम वो चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है प्रूफ ऑफ बर्थ का, कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ में कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ लगाना चाहते हैं। जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, हम प्रूफ ऑफ बर्थ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। सबसे पहला आता है बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस, तो होगा नहीं क्योंकि हम बाइनर का अप्लाई कर रहे हैं। कुछ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो आप वो लगा सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो हम वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस। तो रेजिडेंट एड्रेस के लिए आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा बच्चे का। तो उसमें आप चेक कर लेते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें से एक डॉक्यूमेंट है आपका पेरेंट्स का पासपोर्ट की कॉपी। अगर आपके पेरेंट के पास पहले से ही कोई पासपोर्ट है तो आप उसकी कॉपी लगा सकते हैं आपके एड्रेस प्रूफ के लिए। मेरे पास आधार कार्ड है बच्चे का तो मैं आधार कार्ड लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, आपके डिजी लॉकर का भी एक्सेस के लिए बटन है यहाँ पे। यहाँ चेक कर सकते हैं कि डिजी लॉकर करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप करने के बाद भी आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे। तो इसको हम ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, ये ठीक से काम भी नहीं करते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे 3 एनेक्जर्स आ जाएंगे। तो इसमें से मेनली डी है जो आपके काम आएगा। अगर आपका बच्चे के पेरेंट्स हैं, दोनों माता पिता दोनों हैं, तो हम एनेक्जर डी भरेंगे। अगर दूसरा केस है कि आपके डिवोर्स हो गया है, आप सेपरेटेड हैं, सिंगल पेरेंट हैं, या फिर आपका कोई केस चल रहा है, तो एनेक्जर सी और एनेक्जर आई आपको भरना पड़ेगा। बट करंट मोस्टली ऑफ द केसेस में आपके पेरेंट्स होते हैं, तो आप हमारे केस में हम एनेक्जर डी भरेंगे। तो एनेक्जर डी आप मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो एनेक्जर डी में क्या होता है, इसमें आपसे सारी पेरेंट की इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। कि सबसे पहले आप जो भी आपका चाइल्ड है, चाइल्ड का नाम लिखेंगे, चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ के बाद आप फादर की सारी डिटेल्स देंगे। फादर का नाम, उनका सिटीजनशिप कहाँ की है, उनका पासपोर्ट का नंबर, सारे कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, एड्रेस, सारा चीज़ देंगे। सेम एज आप मदर की भी सारी चीज़ें देंगे। उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर, जो जो डिटेल्स हैं आपके, आपको सब देनी पड़ेंगी। अब इसमें ये होता है, अगर पेरेंट के पास पहले से ही पासपोर्ट है, तो आप उनकी अगर इन्फॉर्मेशन देंगे, उनका पासपोर्ट नंबर डालेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उनकी बच्चे की पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा से नहीं होगी। तो आपको इस पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना है और सारी इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको इसमें सिग्नेचर करना है, और जब भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है अपने साथ पासपोर्ट ऑफिस। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने चेक कर लिया कि एनेक्जर डी हम देंगे। इसके बाद हम एग्री कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो हमने डॉक्यूमेंट के लिए एग्री कर दिया। हमने डाल दिया हमारा प्लेस क्या है। इसके बाद हम सारी डिटेल्स सेव कर लेंगे। डिटेल्स सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है प्रीव्यू का। आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, इनको हम प्रीव्यू कर लेंगे, सारे देख लेंगे, सारी डिटेल्स सही है नहीं, जो भी हमने बच्चे का नाम सारा सही है नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने अब तक की डिटेल्स डाली हैं सारी इस पे आ जाएंगी। आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स सही है नहीं। सेकंड पेज पे आपकी फैमिली डिटेल आ जाएगी बच्चे की, फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ यहाँ डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। सारी डिटेल चेक करने के बाद आप यहाँ पे उसको प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद हम इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। जैसे हमने सबमिट कर दिया, आप चेक कर सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। यहाँ पे आपका एएनआर नंबर दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा। आप इसको सेव कर लीजिए, और इस एप्लीकेशन की रिसिप्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इसको प्रिंट करके डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट आता है पे एंड शेड्यूल। हम पे एंड शेड्यूल कर लेंगे। पे शेड्यूल करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी सारी। आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आपका आरपीओ आ जाएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा इनिशियली। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन से पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने हैं, दिखाने हैं। तो आप चेक कर लेंगे, दो तरह के पासपोर्ट ऑफिस होते हैं यहाँ पे, एक पीएसके और एक पीओपीएसके। पीएसके के होते हैं जो सिर्फ पासपोर्ट का ही काम करते हैं, वो होते हैं पीएसके। और पीओपीएसके होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में जो पासपोर्ट का काम होता है, वो पीओपीएसके होते हैं। अब तो हमें जो भी आपका नियर बाय होएगा, जो कि सुटेबल लगता है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस चेक कर लीजिए ना, आपको कहाँ जाना है पासपोर्ट ऑफिस में। इसके बाद एक बाय डिफ़ॉल्ट एक डेट सेलेक्ट आ जाएगी। अगर आपको डेट ठीक नहीं लगती है, तो हम डेट के ऑप्शन जाके बाकी कोई भी डेट हो जो कि अवेलेबल हो, वो ग्रीन में यहाँ पे शो करेगी, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सिलेक्शन के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ऑप्शन आता है मेक पेमेंट का। आगे पेमेंट करने के लिए हम इसे क्लिक करेंगे। पेमेंट करते हम श्योर करते हैं ओके। तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट का गेटवे आ जाता है। तो यहाँ पे आपके सारी पहले सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, हम इसको स्क्रॉल करके सबमिट कर देंगे। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन रहता है पेमेंट नाउ का, तो हम पे नाउ करेंगे। पे नाउ क्लिक करते ही एसबीआई का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाता है। तो इस पोर्टल का इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एसबीआई के थ्रू ही पेमेंट करना है, ये एक इंटरफेस है जिसके थ्रू पेमेंट होएगी। आप किसी बैंक के थ्रू, किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे कार्ड से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लगती है, तो यूपीआई हमारा बेस्ट मोड है पेमेंट करने का, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, पहले हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन के नीचे आपके पास होगा, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने की है। यहाँ पे हमारी फीस 1000 रुपये है, क्योंकि हमने 5 साल के लिए अप्लाई किया था। अगर हम 10 साल के लिए अप्लाई करते तो फीस ही 1500 होती है, नॉर्मल फीस। तो यहाँ पे 1000 रुपये फीस है, तो इसको हम कंफर्म कर लेंगे। जैसे हम उसे कंफर्म करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बारकोड जनरेट हो जाएगा। इस बारकोड को स्कैन करके, जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं और बारकोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो आप इस कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के आप चेक कर सकते हैं, आपकी कंफर्मेशन आएगी। ये इसके बाद ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा कि हाँ, ये आपका अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है। इसे आप चेक कर लेंगे, आपकी सारी डिटेल्स होंगी, अपॉइंटमेंट डेट भी होगी, टाइम भी होगा, अपॉइंटमेंट आईडी भी होगी। तो इस पेज को हम प्रिंट कर लेंगे। जैसे हम प्रिंट को करेंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट आ जाएगी। इस एप्लीकेशन रिसिप्ट में आपका सारी डिटेल्स होंगी, आपको कहाँ पे जाना है, पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस एग्जैक्टली क्या है, कि आपकी डेट क्या है, आपको किस दिन जाना है, ये सब कुछ मेंशन होगा उसमें। बैच नंबर, सिक्वेंस नंबर ऑफिशियल यूज़ के लिए है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप जाएंगे, पहला डॉक्यूमेंट आपको ये प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसको आप ले जाइएगा। ऑल तो आपके पास मैसेज भी आता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ये बाय सेफर साइड आप इसको प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा और इसको लेके जाइएगा। सेकंड डॉक्यूमेंट जाता है हमारा एनेक्जर, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसमें आपको सारी डिटेल डालनी है, फादर का नाम, उनकी सिटीजनशिप, उनका पासपोर्ट नंबर, फादर का मदर का दोनों का है तो दोनों का डालिए, अगर एक का है तो एक का डालिए। कम से कम किसी एक का जरूर होना चाहिए। फ़ायदा ये होगा, अगर आप पहले से पासपोर्ट बना हुआ है तो पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनर की पुलिस वेरिफिकेशन नीड नहीं होती है, एग्जम्प्टेड हो जाती है अगर आपके पास पेरेंट्स का पासपोर्ट बना हुआ है तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होने का प्रोसेस खत्म हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस जब भी आप उसको विजिट करेंगे। करोगे, सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन आपकी रिसिप्ट है, रिसिप्ट लेके जानी पड़ेगी। रिसिप्ट का फर्स्ट पेज ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो लेके जाना पड़ेगा। साथ में हमें जो हमने एनेक्जर भरा है, हमें वो एनेक्जर लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक पूरी एप्लीकेशन में शो करें कि मैं ये डालूंगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जाने पड़ेंगे। जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का आधार कार्ड, अगर आपने पैन कार्ड डाला है तो बच्चे का पैन कार्ड, आप पेरेंट्स हैं क्योंकि माइनर का है तो माइनर पेरेंट्स का भी आपको आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल के साथ साथ आपको उनकी 2 कॉपी ले जानी पड़ेगी और उन कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा कि जब भी आप माइनर का पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो उनके पेरेंट का पासपोर्ट होना चाहिए। या अगर दोनों का पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम किसी माँ का या बाप का आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप में से किसी पेरेंट का पासपोर्ट नहीं है तो आपको पेरेंट माइनर के अप्लाई करते समय आपको पेरेंट का भी पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा और उसका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो उसमें इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, जो भी माइनर होगा उसके एप्लीकेशन नंबर के साथ। इसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी आप जाएंगे तो दोनों पेरेंट को, आपके आपके मदर को एंड फादर को, दोनों को ही पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा जब भी आप जाएंगे अपना पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कराने के लिए। सिर्फ एक पेरेंट अगर जाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, दोनों पेरेंट्स का जाना कंपलसरी है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के माइनर के पासपोर्ट में आप जब भी जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस तो दोनों पेरेंट्स का जाना जरूरी है। इस सब के साथ मेरी सारी इन्फॉर्मेशन समाप्त होती है। तो अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो, कुछ आपको जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको कुछ और वीडियो चाहिए हो किसी और टॉपिक को लेके, आपके दिमाग में जो भी हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊंगा। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।